गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम टू बीएमसी। जो बच्चों आज जो बीएमसी के इस क्लास में आपका वेलकम है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो पिछला टॉपिक जहां छोड़े थे, एजुकेशन कमीशन को थोड़ा सा शॉर्ट में वहां किए थे, तो आज इसी को डीप करेंगे और फिर इसके बाद एनईपी 2020 को हम लोग लाएंगे और उसके बाद जो इसमें एक दो लेक्चर और बचा हुआ वो लेके और फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पर यूनिट 1 वाला काम को। चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट को करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, इससे एक क्वेश्चन तो बनता है आपके एग्जाम में। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो 100% बनता है। और जब आप एग्जाम दोगे तो पता चलेगा कि आपको एक बेहतरीन चीज अभी बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे सीटेट दो या बेट दो या सेट दो, हर एक एग्जाम में जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का, उससे रिलेटेड इस तरह का आयोग व से रिलेटेड क्वेश्चन उठता ही है। इसलिए आज हम इसको डिटेल में लेकर आए। इस पर एमसीक्यू भी मेरा है, पहले आपको हम बता देते हैं, फिर एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद कल इस पर हम लोग एनईपी 2020 लाएंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उससे भी एक क्वेश्चन बनने का आसार है। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट था लर्निंग वाला और एवोल्यूशन वाला टॉपिक, वो करके इस टॉपिक को एंड करेंगे। और यूट्यूब पर भी जो है आज या सुबह में, आज तो नहीं, सुबह में मॉर्निंग में हम लोग यूट्यूब पे लाइव हम आएंगे, जिसमें हम लोग एमसीक्यू करेंगे। पहला मॉडल सेट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जो लोग जुड़ी हुई हैं वो तो सुबह में भी आपको नोटिफिकेशन गूगल लाइव, यूट्यूब लाइव का मिलेगा, तो उस पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको 50 क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं भी करेंगे तो बाद में रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते टॉपिक को। तो एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड अपना लोग का पहला टॉपिक है। इसका कुछ हेडिंग इस प्रकार है मेरे पास कि शिक्षा को 1968 में एक आयोग आया था, 4 अभी तक आयोग का गठन हो चुका है शिक्षा से रिलेटेड। शिक्षा को राष्ट्रीय जो प्राथमिकता बनाया गया 1968 में। उसके बाद 1986 में पहला शिक्षा आयोग कह सकते हो आप लोग। 1992 उसमें उसी को मॉडिफाई किया गया और अभी एनईपी 2020 2020 में जो लागू हुआ वो, तो मुख्य रूप से मेन रूप से 4 बार ये आयोग का गठन हुआ शिक्षा से रिलेटेड। लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ कमेटियां हैं जो आई है, जैसे कि मुदाली और आयोग 52 में आया था, जिसका इससे पहले मैंने क्लास में चर्चा किया था। तो वो है कोठारी आयोग था, जिसके आधार पर ये नई शिक्षा नीति का गठन भी हुआ आगे जाके मॉडिफाई होके। तो वो सारा चीज का हम चर्चा करेंगे। तो मोटा मोटी अगर ये पूछा जाए कि शिक्षा से रिलेटेड कितने आयोग का मेन रूप से गठन हुआ, तो 4 मेन रूप से आयोग के फॉर्म में हुआ है। लेकिन कमेटियां कई बनी हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग अपने जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। भारत में शिक्षा सुधार और नीतियों को दिशा देने के लिए समय समय पर कई शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन गठित किए गए। ये आयोग शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करते और सुधार के सुझाव देते हैं। समय समय पर आयोग का कमीशन इसलिए गठित किया जाता है कि शिक्षा में क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, क्या अपडेट किया जा सकता है शिक्षा व्यवस्था में, क्या उसमें गड़बड़ी उसको दूर किया जा सके और नया क्या आ सके। तो इसलिए समय समय पर शिक्षा आयोग का गठन कर उससे राय ली जाती है कि आखिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या जो हमारा सिलेबस है वो आज की जरूरत को पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर नहीं कर पाता तो उसमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज जोड़ा जाए कि हमारे बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे रोजगार मुक्त शिक्षा पाए, रोजगार से रिलेटेड उसको ऐसा शिक्षा मिले जिससे रोजगार पाने में दिक्कत ना हो या उसे वर्ल्ड लेवल पर सरवाइव करने में कोई दिक्कत ना हो। तो समय समय पर सरकार के द्वारा शिक्षा से रिलेटेड कई कमेटियां बनाई जाती है, कई आयोग का गठन किया जाता है और उसके आधार पर शिक्षा सरकार अपना एक आयोग जो है उसके आधार पर सरकार अपनी व्यवस्था लागू करती है। ठीक, तो अभी तक 4 बार ऐसा हुआ है कि 4
जो नेशनल लेवल पर आयोग का गठन हुआ है, जो मैंने शुरू में ही बताया था, कभी कल पूछता है तो उसको आप जवाब दे सकते हो। अब आते हैं हम लोग कैसे कैसे ये हुआ था, वो देखते हैं। जो पहला शिक्षा आयोग आया था, शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा जो है केंद्र और शिक्षा आयोग में अंतर है, तो ये पहला जो शिक्षा आयोग, शिक्षा से रिलेटेड आयोग आया था, वो थे राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन के बारे में आप जानते भी है, वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। राधा कृष्णन हमारे क्या थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। शिक्षा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, फिलोसफर कहा जाता था उनको। उन्हीं के नाम पे हम लोग टीचर्स डे भी मनाते हैं, उन्हीं के नाम पे हम लोग क्या करते थे, टीचर्स डे भी मनाते हैं। तो राधा कृष्णन का जो आयोग कब गठित हुआ, शिक्षा से रिलेटेड, उस समय जो व्यवस्था थी देश आजाद होने के बाद, राधा कृष्णन के नेतृत्व में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका मेन जो आयोग गठित हुआ वो किस पर केंद्रित था, तो उच्च शिक्षा पर केंद्रित था। विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और अनुसंधान बढ़ाने देने की सिफारिश की गई उस आयोग के द्वारा, और विश्वविद्यालय में मानविकी और विज्ञान दोनों को समान महत्व देने पर बल दिया गया। राधा कृष्णन ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पर फोकस किया, अनुसंधान रिसर्च से रिलेटेड टर्म पर फोकस किया, और विज्ञान और मानविकी दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस, ये नहीं उन्होंने वन साइडेड गेम नहीं किया कि मानविकी को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाए और साइंस को कम दिया जाए, तो दोनों को इक्वल पार्ट में वेटेज देने का काम किया राधा कृष्णन आयोग से। 1 से 2 मिनट आप लोग होल्ड करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। काफी कम लोग ज्वाइन किए हैं, थोड़ा सा 1-2 में से देख लेते हैं, तब तक आप लोग इसको रीड करें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ाते अपनी बात को। तो राधा कृष्णन आयोग के बारे में समझ में आ गया आपको कि आजादी के जस्ट बाद शिक्षा से रिलेटेड एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम राधा कृष्णन आयोग पड़ा, और वो हमारे भारत के जो द्वितीय उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे, बहुत ग्रेट फिलोसफर थे। उन्हीं के नाम पर शिक्षक दिवस भी हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। तो उन्होंने क्या क्या बताया अपने आप, जो उनके नेतृत्व में आयोग का गठन किया गया, तो उनकी क्या सिफारिशें थी कि उस शिक्षा पे जोर दिया जाए, विश्वविद्यालय में शिक्षा को की व्यवस्था को सुधारा जाए, अनुसंधान पर, रिसर्च पर जोर दिया जाए, और मानविकी और विज्ञान दोनों को बराबर वेटेज दिया जाए। आइए नेक्स्ट क्या था। तो कभी कभी पूछता है राधा कृष्णन आयोग, हाँ ये रिलेटेड हम लोग पिछला लेक्चर में चर्चा किए थे, वहां मुदालियर की जगह कुछ गलत नाम आ गया था, तो मैंने बताया था कि मुदालियर होगा और टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये मुदालियर आयोग का गठन हुआ उसके बाद 1952-53 में। पहला आयोग था राधा कृष्णन आयोग, जिसने उस शिक्षा पे बल दिया था। अब मुदालियर आयोग आता है 52-53 में, याद रखिएगा। इसमें ईयर भी पूछता है कि मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था, और अभी भी हम एमसीक्यू देंगे तो उसमें भी आपको काम आ जाएगा। तो इन्होंने किस पर जोर दिया, वो था उच्च शिक्षा पर। तो ये माध्यमिक शिक्षा पर अपना फोकस कर रहे हैं। राधा कृष्णन जो 1948 में आए थे, उन्होंने उच्च शिक्षा पर बल दिया, क्योंकि वो थे भी हाई क्वालिफाइड पर्सन थे। और ये मुदालियर जो थे, इन्होंने माध्यमिक, इन्होंने कहा कि बेस ही नहीं रहेगा तो उच्च शिक्षा पर कैसे पहुंचोगे आप, तो पहले तो बेस बनाओ। तो इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर फोकस किया, पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा को शामिल करने की सिफारिश की, छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। मुदालियर ने कहा कि पाठ्यक्रम में जब तक आप व्यावसायिक शिक्षा, कॉमर्शियल एजुकेशन नहीं जोड़ोगे, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा, शिक्षा को आप सुदृढ़ नहीं कर सकते हो, और तब तक छात्र का सर्वांगीण विकास भी नहीं होगा। तो ये मुदालियर आयोग थे जो 1952-53 में आए हैं। तीसरा जो सबसे फेमस हुआ, अगर ये पूरा कालक्रम देखोगे शिक्षा आयोग से रिलेटेड, उसमें जो सबसे टॉप क्लास का आयोग है वो है कोठारी आयोग, 64-66।
मोटा मोटी को, तो मोटा मोटी हर एक 10 साल के बाद ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में गैप, जैसे 48 के बाद 52-53 है, तो वो तुरंत तुरंत हुआ। उसके बाद ये 64 में, यानी 12 साल के बाद ये आयोग आ रहे हैं, कोठारी आयोग। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग माना जाता है, यही बोले ना कि बैकबोन है ये। अगर एजुकेशन का सिस्टम का कहा जाए तो इसको सबसे बेहतरीन जो काम किया था इन्होंने ही किया था। शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का साधन बनाया। 10+2+3 सिस्टम जो अभी तक चल रहा था एनईपी 2020 आने से पहले, ये इन्हीं की देन है। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि 10+2+3 प्रणाली किसने दिया था, तो 10+2+3 प्रणाली जो दिया था हमारा, वो राधा कृष्णन साहब ने ही दिया था। समान शिक्षा अवसर पर बल दिया था, विज्ञान और तकनीक दोनों को बढ़ावा देने पर बल दिया था। कोठारी आयोग 64-66 में आया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब शुरू हो रही है 1986 में, और संशोधित नीति 1992 में। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुआ था, जो हम चर्चा कर रहे थे, वो कब हुआ था, तो 1986 में, और उसी को संशोधित मॉडिफाई किया गया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उस समय में 1992 में। शिक्षा को समानता और सामाजिक न्याय से जोड़ने पर बल, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की दिशा में काम, महिला शिक्षा और वंचित वर्ग की शिक्षा पर विशेष ध्यान। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का भी गठन हुआ था 2005-9 में, जिसके पहले अध्यक्ष सैम पित्रोदा करके थे। तो ज्ञान आयोग के बहुत बड़े अति थे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। उस शिक्षा और अनुसंधान को आधुनिक बनाने के लिए गठित की गई थी। आईसीटी सूचना संचार तकनीक पर बल दिया गया। विश्वविद्यालय में स्वायत्ता ऑटोनोमस नवाचार को बढ़ाने देने की सिफारिश की गई थी। ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था 5वें नंबर पे। और अब आते हैं कस्तूरी रंगन समिति, जिस पर एनईपी 2020, ये तो 100% है, पूछता है कि एनईपी 2020 जो लागू किया गया वो किस कमेटी की सिफारिश पर, तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति जो है, इन्हीं की सिफारिश पर एनईपी 2020 को लागू किया गया। ये इन्होंने क्या क्या कहा था, इन्होंने एनईपी 20 मसौदा तैयार किया, वो था 10+2+3। अब क्या हो गया 5+3+3+4 शिक्षा संरचना की सिफारिश। ये भी कई बार पूछा जाता है कि एनईपी 2020 का जो एजुकेशन पैटर्न है, शिक्षा का पैटर्न है, वो क्या है, तो 5+3+3+4 याद रखिएगा। 5+3+3+4 वो था 10+2+3, 12×3=15। यहां भी देखिए 5×3=8, 3×11=4, 15 ही पूरेगा, लेकिन तरीका में अंतर आ गया। अब हो गया 5+3+3+4। कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और मातृभाषा शिक्षा पर बल दिया गया। वो कोठारी जो था उन्होंने ही त्रिभाषा सिद्धांत को लागू किया के बारे में चर्चा किया था। इसमें एनईपी 2020 में 3 लैंग्वेज की बात की गई है। इसमें भी कहा गया है कि आप एक हिंदी, इंग्लिश और फिर एक मतलब जो आप जहाँ की क्षेत्रीय भाषा हो उसको सीख सकते हो। और एक फॉरेन लैंग्वेज पर भी इन्होंने जिक्र किया है कि फॉरेन लैंग्वेज भी आप चाहो तो एक लैंग्वेज सीख सकते हो। ये आयोग की एक समरी हम कर लेते हैं कि आज मेरा बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा ही लेक्चर है, क्योंकि बहुत दिन से बीच में गैप हो गया था होली लेके, थोड़ा सा हम भी इंगेज थे, तो इस वजह से हमको लगा कि आज बड़ा लेक्चर करने से बहुत लोग नहीं आ पाएंगे, तो छोटे लेक्चर को ही हमने आज लिया है। 40-45 मिनट का आपका लेक्चर है, तो एक समरी हो जाए जो अभी तक हम लोग पढ़े। राधा कृष्णन आयोग का क्या काम था, उच्च शिक्षा सुधार। मुदालियर आयोग, राधा कृष्णन आयोग का पीरियड क्या था, 1948 याद रखिएगा। मुदालियर 52-53, कोठारी 64-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग संपूर्ण शिक्षा प्रणाली और का ढांचा, समानता और प्राथमिक शिक्षा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग अभी अभी जो 2009-10 में आप लोग को था, अपना लोग के पास था ज्ञान आयोग, 5-9 में है ज्ञान आयोग का गठन। तो उसमें क्या था, आईसीटी और अनुसंधान। कस्तूररंगन समिति 17 से 20 में, कस्तूररंगन समिति 20 में लागू किया गया है। तो वो नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 पर बल दिया था। तो ये एक समरी हुआ अभी तक के। आगे और भी है। भारत में शिक्षा, 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद से भारतीय सरकार ने ग्रामीण और शहरी भारत में निरक्षरता की समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम को प्रायोजित किया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने पूरे देश में शिक्षा पर मजबूत केंद्रीय नियंत्रण और एक समान शैक्षिक प्रणाली की परिकल्पना की। केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के कई आयोग और संस्था स्थापित किया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 48-49। अब ये भी पूछता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किस कमिटी के सिफारिश पे की गई थी, राधा कृष्णन अभी पढ़े थे ना अपना लोग, उसी पे। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किस कमिटी के आधार पर किया गया, मुदालियर आयोग 52-53 याद होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन जो हुआ कोठारी आयोग के
कोठारी आयोग का देन है। कोठारी आयोग के आधार पर किया गया। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वैज्ञानिक नीति पर संकल्प अपनाया। नेहरू सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक शिक्षण संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना और प्रोत्साहित किया। 1961 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी का गठन एक ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त संगठन के रूप में किया, जो केंद्र और राज्य सरकार को शिक्षा नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन पर परामर्श देता है। भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी के वास्तव में 4 बार लागू हुआ है: 1968, 1986, 1992 और 2020। आयोग और एनईपी जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही थी, तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक कितने बार लागू? तो मुख्य रूप से 4 बार: 68, 86, 92, 2020। 68 में जब लागू हुआ था तो वो उस समय में कौन थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसके बेसिस क्या था इस पर? कोठारी आयोग 64-66 की सिफारिश थी। शिक्षा का मूलभूत पुनर्गठन, सभी बच्चों को 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा। ये जो आप सुनते हो ना, 0 से लेके 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, ये इन्हीं का देन था। त्रिभाषा जो मैंने अभी चर्चा किया था, त्रिभाषा सूत्र, राज्य की भाषा हिंदी और अंग्रेजी को बढ़ावा, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% खर्च। ये भी कई बार पूछा है, ये तो नेट में भी पूछा है कि कोठारी आयोग के सिफारिश पर जब भारत का राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था तो उसका जो है कितना बजट रखा गया, कितना परसेंट एक्सपेंस किया गया? तो 6% एक्सपेंस किया गया था। पहला जो ये 1986 की बात हो रही है तो उसमें कितना एक्सपेंसिव था शिक्षा पर? 6% था। तो ये कई बार नेट सबके क्वेश्चन में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसके बाद मेरे पास है मुख्य उसी का समान अवसर सामाजिक न्याय, कोठारी आयोग की देन है। महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर ध्यान, पहली बार इसी में चर्चा किया था। वयस्क साक्षरता अभियान, वो साक्षरता अभियान जो चला था वो भी कोठारी आयोग की देन थी। व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर बल, ये 1986 की शिक्षा नीति की बात हो रही है। कोठारी आयोग ने सिफारिश उस समय जो किया था उसको यहां लागू किया गया है। 1 मिनट और। ये था एनईपी में, ये इंदिरा गांधी की सरकार थी जब कोठारी आयोग का था, और पहला ये जो है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी 1968 में, जिसमें शिक्षा का मूलभूत पुनर्गठन, सभी बच्चों को 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा और शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% खर्च होना था। ये था 1968 में पहला, इंदिरा गांधी सरकार के नेतृत्व में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। उससे पहले जो था डिफरेंट आयोग था, शिक्षा नीति नहीं बना था। अब ये दूसरा था हमारा 1986 में, उस समय में राजीव गांधी की सरकार थी। मुख्य बिंदु था समान अवसर सामाजिक न्याय, महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर ध्यान, वयस्क साक्षरता अभियान राजीव गांधी की सरकार के टाइम में चला था। व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर बल, और सबसे बेहतरीन चीज जो चला था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। काफी आप लोग सुने होंगे, कई बार एग्जाम सब में पूछा है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था इसी टाइम में लागू हुआ था, जो आपको 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहा जाता है ऐसे, लेकिन हुआ तो एक और भी था, लेकिन इसको फर्स्ट कहा जाता है क्योंकि मेन रूप से सुचारू रूप से यही सारा चीज को जो जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी ओवरऑल इंडिया के सारे पीपुल का भला हो, सर्वांगीण विकास हो, हर एक कोई वर्ग अछूता ना रहे, सभी वर्ग को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले, वो इसी शिक्षा नीति में कहा गया था। इसलिए इसको प्रथम शिक्षा नीति भी बहुत लोग कहते हैं इसको, 1986 वाले को। और इसमें ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान चलाया गया, प्रौढ़ शिक्षा पर बल दिया गया, तो काफी काम हुआ था। ये उस समय देश में राजीव गांधी की सरकार थी। क्लियर? प्रौद्योगिकी की शुरुआत भी इसी टाइम में हुई थी। सपना तो नेहरू जी का ही था, लेकिन शुरुआत जो प्रौद्योगिकी, जो कंप्यूटर से आप नोन हो रहे हो, ये राजीव गांधी की ही देन थी। भले आज हम लोग आईटी सीटी का हब बना हुआ इंडिया या जो भी बोल देते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो सबसे पहली बार हुई थी तो वो राजीव गांधी के समय में, सरकार के समय में ही थी। इन्होंने ही कंप्यूटर से पूरे कंप्यूटर शिक्षा को भी एजुकेशन सिस्टम में जोड़ा था। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद जो शिक्षा नीति थी वो इसी का एक पार्ट था, ये अलग से कोई शिक्षा नीति नहीं थी, उसी को संशोधित किया गया। उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। कब? 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, संशोधित नीति की गई। 1986 की नीति का अद्यतन विकेंद्रीकरण और निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, उस शिक्षा में सुधार और स्वायत्तता, उदारीकरण के दौर में शिक्षा को बाजार की जरूरतों से जोड़ना। तो ये इसने क्या किया था? उसने तो कहा था कि ओवरऑल हर एक वर्ग को शिक्षा से जोड़ा जाए। 1992 में जब उदारीकरण का दौर चला था, जिस समय में हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय में
प्रधानमंत्री नरसिंहा राव थे, उस समय में उन्होंने कहा था कि बाजार के हिसाब से जो है हम लोग अपने बच्चों को तैयार करें कि इनको जॉब लेने में दिक्कत ना हो, यानी व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। बाजार में क्या चीज की डिमांड है उसी अनुसार कोर्स पढ़ाया जाए, जो कि आजकल आईआईएम, आईआईटी, बहुत सारे जो कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट है, कॉमर्शियल जो बड़े बड़े संस्थान है जहां अपना यहाँ के बच्चे तैयार होते हैं। और बहुत ज्यादा देखेंगे कि आईआईटी से 40% बच्चे पलायन करके विदेश चले जाते हैं, या आईआईएम का 70 से 80% बच्चे विदेश शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये 1992 का ही देन है, नहीं तो उससे पहले इतने बड़े पैमाने पे लोग विदेश में जाके इंडिया का लोग जॉब नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इस तरह से डिजाइन किया, ऐसे ऐसे संस्थान का गठन किया, या उसमें कहो कि निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि बिना निजी भागीदारी का ये सब चीज संभव नहीं था। तो निजी भागीदारी को भी जोड़ा और फिर इस तरह से संस्थान सबको डेवलप किया कि बच्चे हमारे वर्ल्ड स्तर पर तैयार हो, विदेश उदेश में भी जाके सब जगह जॉब अगर जरूरत पड़े तो वहां भी सेवा दे सके अपना। तो ये था 1986 का संशोधित पैमाना। ये अलग से कोई नीति नहीं था, सिर्फ उसी में ही कुछ करेक्शन कर दिया गया। इसके बाद यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 1986, और उसके बाद जस्ट अभी जो 2020 2020 एनईपी 2020 जो इसको बोलते हैं, बीच में ये एक संशोधित पैटर्न था, या उससे पहले जो पहला पैटर्न था वो एक तरीका ढांचा बनाने की कोशिश थी। लेकिन शुरुआती जो कह सकते हैं तो 1986 ही मेरा पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो आइए लास्ट अब हम लोग आते हैं 2020 नरेंद्र मोदी की सरकार है, नई शिक्षा नीति लाई गई है, जिसको मोटा पैमाना पर दूसरी शिक्षा नीति भी हम कह सकते हैं या मॉडर्न शिक्षा नीति कह सकते हैं। इसकी ढांचा क्या है? अच्छा, ये किस समय कस्तूरागन कमेटी का पर बेस्ड है। ये डॉक्टर कस्तूरागन के कमेटी जो था उनकी सिफारिश पर ये बेस्ड है। उन्होंने ये मॉडल दिया था 5+3+3+4 पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक बहुभाषी शिक्षा और मातृभाषा में पढ़ाई पर दे। त्रिभाषीय का तो आपको कोठारी ने जिक्र कर दिया था। ये त्रिभाषी नहीं, एक बहुभाषी, यानी 4 भाषा की पर इन्होंने बल दिया है। त्रिभाषीय से तो कोठारी आयोग का देन था, इन्होंने 4 भाषा पे बल दिया है। एक तो अपनी मातृभाषा हिंदी, नेशनल लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी रहना चाहिए। एक आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहिए, एक आपको रीजनल लैंग्वेज सीखना चाहिए, और एक इंग्लिश भी सीखना चाहिए। ये 4 भाषा की तरफ मूव कर रहे हैं, या कोई भी 4, इस तरह से ये इन्होंने पैटर्न बनाया कि आप 4 लैंग्वेज कम से कम जानिए, जिसमें से एक फॉरेन लैंग्वेज अनिवार्य हो। ये इन्होंने कहा, जो कि अभी अपने यहाँ फॉरेन लैंग्वेज का लैब तो बहुत जगह है भी नहीं अवेलेबल, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां में है, लेकिन अभी अपने यहाँ तो भागलपुर जैसे यूनिवर्सिटी में फॉरेन लैंग्वेज का कोई कोर्स नहीं चल रहा है। पटना में कहीं है, हाँ, लेकिन बाकी जगह अवेलेबल नहीं। बिहार में अभी भी बहुत सारे जगह पर नहीं है अभी फॉरेन लैंग्वेज, लेकिन इनका कंसेप्ट है और ये 2030 तक इम्प्लीमेंट होना है। तो अभी बहुत सारा काम इस पर बाकी है। कौशल विकास, डिजिटल इंडिया की सुनते होंगे नारा लग रहा है, तो डिजिटल इंडिया शिक्षा इन्हीं की देन है। शोध को यानी रिसर्च के लिए प्रोत्साहन देने की बात हो रही है। उस शिक्षा में लचीलापन, बहुविषयक, हाँ, हायर एजुकेशन सिस्टम को इतना हवा क्रिएट कर दिया गया जो कि चर्चा नहीं है। तो उसको इस कहता है कि नहीं, कठोरता नहीं, उसको लचीला कीजिए थोड़ा सा, जैसे कि आम आदमी भी आसानी से वहां तक पहुंच सके। शिक्षा में समानता और समावेशिता पर बल, ये तो लगभग हर एक एजुकेशन पॉलिसी में दिया जाता है कि शिक्षा में समानता हो, सभी को बराबर नजरिया से देखा जाए। ये कथनी में होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है, हकीकत इससे थोड़ा सा परे रहता है। आइए अब शिक्षा आधारभूत पुनर्गठन भाषा की नीति की नींव, और ये वही बात जो शुरू में हमने हेडिंग दिया था, समरी में अभी मोटा मोटी जो हमारा जो था, जो 4 बार जो शिक्षा नीति हुआ है, मूल रूप से 2 ही बार हुआ, 2 हम लोग उसका ढांचागत कह सकते हैं, तो 4 बार हम लोग कह सकते हैं शिक्षा नीति लागू की गई है। एक 1968 में, जिसमें शिक्षा का आधारभूत पुनर्गठन, उसके बाद 1986 में सामाजिक न्याय और प्राथमिक शिक्षा पर विस्तार से बल दिया गया। उस शिक्षा पर सुधार 1992 में, और भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप लचीली बहुभाषी कौशल आधारित शिक्षा 2020 में। तो ये था मोटा मोटी आपको जो अभी तक का जो शिक्षा आयोग का, कमीशन का, हायर कमीशन का, एजुकेशन कमीशन डिटेल से जानना है, क्योंकि वो मेरा मेन पॉइंट होगा, क्योंकि अभी अभी गठित हुआ है और अभी आपका एग्जाम होना है, तो इसमें तो इससे एक क्वेश्चन बनता ही है। तो उसको हम लोग डिटेल से अगला क्लास, कल के क्लास में करेंगे। आज इतना जो हम लोग पढ़े हैं, आप लोग भी
मोटा मोटी दिमाग में आ गया होगा, सब लोग जानते भी हो। तो इतना जो हम लोग पढ़े, इस पर अब मेरा क्वेश्चन शुरू होगा जिसको आपको ऑप्शन बताना है। तो सभी लोग रेडी हो जाइए, आगे आपको एमसीक्यू मिलने वाला है जिसका आंसर आप करेंगे, जो आज पढ़े हैं उसका जवाब देना है आपको। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए आपके सामने में ही है, स्क्रीन पे है कि राधा कृष्णन आयोग किस वर्ष गठित हुआ था। अभी आप लेक्चर सुन रहे होंगे तो आपको ध्यान में होगा, जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप कीजिए। राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था? सभी लोग, जो लोग जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी अपना ऑप्शन टाइप कीजिए। 1 मिनट का वेट करेंगे हम, 1 से ज्यादा मिनट नहीं देंगे। राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, 4849। अभी अभी हम लोग चर्चा ही किए थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें अब ऐसा है ना कि इस पर हम लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले अपना लोग को, तो सारे ऑप्शन पर चर्चा करेंगे हम लोग। जब इस तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल सही बताई सरस्वती जी कि 1948, अगर हमको चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल से जाना जाए, अभी तो हम लोग पूरा डिटेल से पढ़े भी है, तो अगर चारों के बारे में बताया जाए तो कैसे बताओगे? 4849 राधा कृष्णन आयोग, आजादी के बाद पहला आयोग था ये, उच्च शिक्षा पर बल दिया था। 5253 मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा के बारे में जानकारी दी थी। 6466 कोठारी आयोग, त्रिभाषा सूत्र, पहला बार जो है सामाजिक स्तर पर हर एक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी इसमें। तो ये मेन थीम था शिक्षा व्यवस्था का। और 86 पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये इस तरह से चारों के बारे में आपको जानकारी हो तो कभी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा और आराम से एग्जाम में लिख लोगे आप। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन हम ला रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। 4849 वो उसका आंसर था। राधा कृष्णन आयोग किस शिक्षा स्तर पर केंद्रित था? लो, अभी चर्चा ही किए थे, जो पढ़ाए उसी पर हम क्वेश्चन दे रहे, कोई अलग से नहीं आपको दे रहे हैं। जितना बताया गया उसी पर क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपको 1 नंबर कम से कम ये तो रहेगा कि क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कुछ तो फायदा हो आपको एग्जाम में। राधा कृष्णन आयोग किस शिक्षा स्तर पर केंद्रित थी? जल्दी, समय शुरू हो रहा है आपको, 1 मिनट का समय है। उच्च शिक्षा, बिल्कुल सही बात, अभी चर्चा की ही थी अपना लोग, अभी जस्ट चर्चा किए हैं। अब प्राथमिक शिक्षा किस पर हो जाएगा? मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा किस पर हो जाएगा? कोठारी आयोग। तकनीकी शिक्षा हो जाएगा अभी आपको राजीव गांधी वाला 1986 की फर्स्ट शिक्षा नीति पे। चलिए तब अगला क्वेश्चन के लिए तैयार होइए। बढ़िया है, सभी लोग को आ रहा है, अच्छी बात है। चलिए, उच्च शिक्षा ठीक है। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? अभी तुरंत पढ़े अपना लोग, कई बार चर्चा हुआ, देखिए कितना आसान क्वेश्चन सब है, इसमें से एक क्वेश्चन रहना है। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? जल्दी जल्दी टाइप कीजिए सब लोग। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पे, बी बिल्कुल सही है। 5253, अभी कई बार हम लोग चर्चा किए थे। 5253 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तब आप लोग ध्यान से सुन रही थी, इसका मतलब। चलिए, बहुत 5253। आइए, मुदालियर आयोग को किस शिक्षा स्तर पर केंद्रित था? मुदालियर आयोग किस शिक्षा स्तर पर केंद्रित था? अभी कई बार चर्चा किए थे अपना लोग। मुदालियर आयोग जो है किस शिक्षा स्तर पर केंद्रित था? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनुसंधान। बिल्कुल सही बात है, माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित था, अपना लोग चर्चा किए ही थे अभी थोड़ा देर पहले। कोठारी आयोग किस अवधि में गठित हुआ था? लीजिए फिर सीरियल ऑर्डर में, जैसे जैसे पढ़ाए उसे ऐसे क्वेश्चन हमने एमसीक्यू तैयार किया है, जैसे कि आपको दिक्कत भी नहीं हो, अगर क्लास सुने हो तो आराम से जवाब दे सकते हो। और आप लिख ले भी लेना, अगर जरूरत पड़े तो आप लिख, या हम इसका पीडीएफ आपको जस्ट क्लास के खत्म होने के बाद अपलोड कर देंगे। बिल्कुल 6466 बिल्कुल सही है, सभी लोगों का आ रहा है। कोठारी आयोग ने, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने किस शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी? जल्दी देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए सभी लोग। कोठारी आयोग ने किस शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी? 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दीबाजी में ऑप्शन टाइप कीजिए सभी लोग। टेन प्लस टू प्लस थ्री प्रणाली, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दो ही सिस्टम ही लागू हुआ, एक ये कोठारी आयोग, ये नहीं होगा, वो तो अभी एनईपी 2020 में आएगा, तो वो भी 8 कहाँ है उसमें? 10+2+3, बी इज द राइट आंसर। दो ही पैटर्न नहीं है, एक ये और एक अभी एनईपी 2020 वाला आपको।
कोठारी आयोग ने शिक्षा के को किससे जोड़ा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप देखें तो जरा अच्छा है। 7 का आंसर कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आपको कॉमन सेंस पर आधारित है। जो आप पढ़े हो अभी, कोठारी आयोग के बारे में बहुत सारा टॉपिक पर हम लोग डिस्कस किए थे, तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी देना है। कोठारी आयोग ने शिक्षा को किससे जोड़ा? खेल से, राष्ट्रीय विकास से, ग्रामीण विकास से, अनुसंधान से? हाँ, राष्ट्रीय विकास से, क्योंकि इन्होंने इस तरह से एजुकेशन फ्रेम तैयार किया कि जो नेशनल डेवलपमेंट में काम आ जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब लागू हुई? लीजिए, जो जो पढ़ बताए, देखिए सब एमसीक्यू हम तैयार करके बैठे हैं, आपको फायदा दिन होगा इसमें। इसको कर लेंगे तो एक क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको इसमें कहीं बहुत ज्यादा ब्रेन भी लगाना नहीं पड़ेगा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, 1986, इसमें तो कोई डॉट ही नहीं होना चाहिए। 1992 में किस शिक्षा नीति का संशोधन हुआ था? ये भी बिल्कुल क्लियर है, अभी तुरंत हम नरसिंह राव की चर्चा कर रहे थे, तो 1986 का ही शिक्षा नीति का संशोधन 1992 में हुआ था। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दें। हमने बताया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 10 का, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? हाँ, 2005 में। अभी हम बताए थे कि सैम पित्रोदा उसके प्रथम ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये ज्ञान आयोग जो थे, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात के रिसर्च से रिलेटेड के बारे में जानकारी दी गई थी। चलिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? लीजिए, आ गया, और इसमें तो आंसर भी ऑड ही है, लिखा हुआ ही है, आईसीटी और अनुसंधान को बढ़ावा देना। अभी तुरंत हम थोड़ा देर पहले बताए भी थे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य था आईसीटी और अनुसंधान को बढ़ावा देना। कस्तूरी रंगन समिति किस शिक्षा नीति एनईपी 2020 का है? लीजिए, ये क्वेश्चन लीजिए, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 कौन सी संरचना अपनाई गई है? एनईपी 2020 में कौन सी संरचना अपनाई गई है? अभी अभी चर्चा भी किए थे अपना लोग, कल इस पर पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे कि एनईपी 2020 में किस तरह से पढ़ाई का होगा, कैसे होगा, तो पूरा डिटेल से उस पर फिर हम लोग 20-25 क्वेश्चन खाली एनईपी 2020 पे कल करेंगे। उसके बाद इवेल्युएशन है, उस पर चर्चा होगा, और फिर ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला और 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, फिर ये यूनिट 1 क्लियर हो जाएगा आपका। 13 का बी, यस, 5+3+3+4 बिल्कुल सही है, एक ही तो है ही उसमें आंसर जो किया जा सकता है। 5+3+3+4, और यहां से भी बता कर सकते हैं 4 लैंग्वेज पर इसमें फोकस किया गया था। उसमें 3 लैंग्वेज पर क्या, 10+2+3 3 लैंग्वेज था, इसमें 4 लैंग्वेज पर फोकस किया गया था। यहां से भी अगर लैंग्वेज की बात आएगी तो यहां से कर लीजिएगा आप लोग। नई शिक्षा नीति 2020 में किस पर विशेष जोर दिया गया? लीजिए, एनईपी 2020 में किस पर विशेष जोर दिया गया? मातृभाषा में शिक्षा, केवल अंग्रेजी में शिक्षा, खेल शिक्षा, विदेशी शिक्षा? ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है आपको, ये कल इसे स्टडी करेंगे हम लोग, लेकिन आप अपना स्तर से चर्चा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, कि फोकस किस पर किया गया। एनईपी 2020 में किस पर विशेष जोर दिया गया? 4 लैंग्वेज की बात कर, लेकिन उसमें मेन रूप से किस पर फोकस किया गया वो आपको बताना है। 14 का, हाँ, मातृभाषा में शिक्षा, मदर लैंग्वेज जो लैंग्वेज है उसमें आपका एजुकेशन हो, तो वो उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। यस, लास्ट क्वेश्चन है, 15 का ही मेरे ख्याल से सीरीज है मेरे पास। तो लास्ट क्वेश्चन आपको है, कोठारी आयोग को किस नाम से जाना जाता? लीजिए, इसमें फंसाया है, इस बार आप लोग जवाब दीजिए। कोठारी आयोग को किस आयोग के नाम से जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग, और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग? ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद हमको लगता है क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 15 ही लो जी, आंसर ही आउट हो गया। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियार आयोग था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग वो राधाकृष्णन का था, और सर्वाधिक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग अभी अभी पढ़े ही आप लोग, तो एक ही बचता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग कौन था? कोठारी आयोग अपना लोग को होगा कि सबसे महत्वपूर्ण, यानी बैकबोन था अपना जो एजुकेशन पॉलिसी है या एजुकेशन कमीशन है जो भी लागू हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, बैकबोन कहा गया इसको,
इससे बहुत सारा चीज राष्ट्रीय 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोड़ा गया है। 10+2+3 का पैटर्न वही रहा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू हुआ, जो अभी तक चल रहा था, बहुत जगह अभी भी चल ही रहा है। एनईपी 2020 सब जगह अभी सभी स्टेट में नहीं लागू हुआ है, लेकिन है कि 2030 तक सारे स्टेट में लागू कर दिया जाए। तो आज का मोटा मोटी जो था मेरा कि देश आजाद होने के बाद, जो पिछला लेक्चर यहीं पे हम लोग छोड़े थे, तो देश आजाद होने के बाद कौन कौन सी शिक्षा नीति आई और उसका क्या रोल था, देश के एजुकेशन सिस्टम में क्या रोल था। तो राधाकृष्णन से लेके कस्तूरी रंगन तक ये समितियां हैं जो कि जिसके सिफारिश पर आयोग का, और समय समय पर जब भी कोई एजुकेशन पॉलिसी बनती है तो कोई ना कोई कमेटी गठित होता है, उससे राय लिया जाता है, उसके बाद सरकार उसकी पूरी बात को लागू करे कि ना करे ये सरकार के हैंड में होता है। सरकार उनसे राय लेती है और उसको उस मसौदा को सरकार संसद पटल पे रखती है, फिर उस पर डिबेट होता है और उसके आधार पर कोई ना कोई जो है क्या कहते हैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस तरह से मोटा मोटी एक छोटा सा ही आज का क्लास था, क्योंकि बहुत दिन से बीच में गैप हो गया था, होली की छुट्टी लेके थोड़ा सा हम भी इधर उधर एंगेज हो गए थे, इसलिए क्लास ड्रॉप हो गया आपका। अभी भी एग्जाम का कोई फिक्स सूचना नहीं है, कंफर्म संभावित ही है 29 वाला, उम्मीद है कि बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम भी लेजी हो गए थे। जैसे ही कोई परफेक्ट सूचना मिलती तो फिर हम लोग चाहेंगे क्लास को डबल डबल करके भी करें। तो चलिए आज यही एंड करते हैं। कल हमारा जो यूट्यूब पे होगा आप लोग को सुबह में मॉर्निंग में हम लेंगे 7 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 के आसपास शेड्यूल कर देंगे हम यूट्यूब पे। तो उस पे हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। 50 एमसीक्यू होगा, 100 का हम बनाए हैं लेकिन 50 ही हो पाएगा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा 50 ही कराने में। तो उसका हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे और शाम में फिर हम लोग एनईपी 2020 पर काम करेंगे। तो चलिए आज इतने ही, आज छोटा सा ही क्लास रहेगा, कल से हम लोग फिर मिलते हैं। इसका पीडीएफ हम अभी तुरंत अपलोड कर देते हैं, आपको वही मिल जाएगा प्ले स्टोर में, जो है ना वो रिकॉर्डेड वाला जो लेक्चर है उसी में आपको पीडीएफ मिल जाएगा।